नमस्ते। क्या सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड रिप्लाई। एम आई ऑडिबल टू ऑल? यस मैम। जी। थैंक यू सौरभ। आज की क्लास शुरू करते हैं लास्ट क्लास रिवीजन के साथ। सबसे पहले जो भी उत्तर देना चाहे जस्ट रेज योर हैंड। ठीक है। पहला प्रश्न मेरा ये है, घर परिवार में रहकर सीखी जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं? जी राज जी। मातृभाषा मैम कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। और भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियम बताने वाले शास्त्र को क्या कहा जाता है? एनीवन एल्स? सतीश जी, सौरभ जी, चंदन जी। जी। जी राज जी। व्याकरण कहते हैं मैम। व्याकरण कहेंगे, बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न मेरा सौरभ जी आपके लिए। हिंदी को राजभाषा के रूप में, ये कल मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया था, राजभाषा के बारे में बताया था, लेकिन उसे राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्राप्त हुई? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्राप्त हुई? अगर जो जानते हैं वो ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं तो इसे आज आंसर को नोट करेंगे। सौरभ जी, सतीश जी। मैम 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता प्राप्त हुई। 14 सितंबर, उसके बाद आप क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। 49। 1949 को, बिल्कुल सही जवाब है। 14 सितंबर 1949 को, 1 कम 50 को भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्राप्त हुई। और उसी दिन से हम 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। तो दो प्रश्नों के उत्तर हमें मिल गए। हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? 14 सितंबर हर साल। ठीक है जी। अगला प्रश्न, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के रूप को क्या कहते हैं? रिपीट कर रही हूं प्रश्न। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के रूप को हम क्या कहते हैं? हम्म, जी बताइए, कोई भी बताइए। बोली। बोली कहते हैं। बोली, बोली एग्जैक्ट सही उत्तर है, बोली कहते हैं। कल एक होमवर्क दिया था, एक नहीं इनफैक्ट दो होमवर्क दिया था। क्या आपने ढूंढा था? किस किस ने उत्तर ढूंढने की कोशिश की थी? पहला प्रश्न मेरा ये था राष्ट्रभाषा के बारे में, कि क्या भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, या हिंदी की राष्ट्रभाषा कौन सी है? ये मेरा प्रश्न था। इसके बारे में अगर किसी ने खोजबीन की थी तो उत्तर बता सकते हैं। नहीं की किसी ने भी? समिता जी। मैम हिंदी भारत की राजभाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि ये बनाने को था बट ये बन नहीं पाया था, तो प्रेजेंट टाइम में भारत की राष्ट्रभाषा अभी कोई नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। मैं इनका उत्तर सही है रिपीट कर रही हूँ राज जी का। थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आ रही है राज जी। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। इनफैक्ट भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत की राजभाषा है, संपर्क भाषा है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक हिंदी के बहुत सारे लोग, हिंदी भाषी लोग हैं यहाँ पर। राज जी, आपने लिखा योर वॉइस इज ब्रेकिंग। क्या सभी को मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? यस मैम। राज जी प्लीज चेक योर कनेक्शंस। बहुत से लोग हैं जो हिंदी भाषी हैं, लेकिन फिर भी किसी कारणवश हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, और कोई भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये पूछा था, भाषा के कितने रूप होते हैं? मैंने आपको बोला था किसी किसी जगह भाषा के 2 रूप मौखिक और लिखित देखने को मिलते हैं, किसी किसी जगह भाषा के 3 रूप देखने को मिलते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो आप लोगों को
क्या देखने को मिला? 3 रूप या 2 रूप? अगर किसी ने सर्च किया तो एनीवन? 3। 2 देखिए रूप मिले मैम। देखिए समिता जी, सौरभ जी, पुरानी किताबों में हमें जो भी ग्रामर की बुक्स आपके पास थोड़ी पुरानी हैं, ओल्ड एडिशन की हैं, उनमें भाषा के 2 रूप मिलेंगे, मौखिक और लिखित। लेकिन आजकल जो किताबें प्रिंट हो रही हैं, आजकल विद्वानों का मत चेंज हो गया है, तो भाषा के 3 रूप हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, उसमें आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। अगर आपको उसमें 3 दिखता है 2 के साथ साथ, तो आप 3 को ही चूज करेंगे, 3 को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको 3 नहीं दिखता है, 2 4 6 1, तो आप 2 को चुनेंगे। समझ में आ गया? आपको हिंदी में ऐसी बहुत सारी जगह पर ऐसी अलग अलग चीजें देखने सुनने को मिलेंगी अलग अलग किताबों में। आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। एनी डाउट टिल हियर? क्या आगे बढ़ सकते हैं? कोई जवाब नहीं है। समिता जी, सतीश जी, राज जी, क्या हम आगे चलें? ठीक है। यस मैम। मैम। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण क्या है हमने कल पढ़ा था वर्ण क्या है। जितने भी अल्फाबेट्स हैं, क ख ग घ आ ई ई, ये सभी वर्ण हैं। तो वर्ण विचार का लेसन लिटिल बिट लेंदी है। आप जब आज पढ़ेंगे तो क्लास के बाद आपको लगेगा सब आपके ब्रेन में मिक्स और मर्ज हो गया। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम उसको रिवाइज करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन विजिबल हो रही है सभी के साथ? यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्ण क्या है? सबसे ऊपर आपको दिखेगा भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसको और अधिक खंडित, खंडित का मतलब है ब्रेक, तोड़ना, जिसे और ज्यादा आप तोड़ नहीं सकते, और ज्यादा उसके टुकड़े नहीं कर सकते, वो अक्षर या वर्ण कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला समिता, अब हम समिता जो ध्वनि है, जो साउंड है, इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, स मी ता, राइट। अब हमारे पास आ गया स प्लस मी प्लस ता। अब स को भी मैं ब्रेक कर सकती हूँ, स प्लस अ, ठीक है, म प्लस ई, त प्लस आ। वर्ण विच्छेद इसे बोलते हैं, वर्ण को ब्रेक डाउन कर देना। अब अगेन सबसे छोटी जो मेरे पास साउंड आ गई है, ध्वनि आ गई है, वो है स। क्या मैं स को, फॉर एग्जाम्पल स, क, ख, क्या मैं इन्हें दोबारा तोड़ सकती हूं? बताइए। स को भी क्या मैं स्प्लिट कर सकती हूँ, उसके खंड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। क्या यहाँ पर जितने भी बच्चे क्लास ले रहे हैं, क्या वो इस स ध्वनि को, स साउंड को तोड़ सकते हैं? बताइए, कोई अगर तोड़ सकता है तो। स प्लस अ। वो तो मैं बोल चुकी हूँ स, लेकिन स प्लस अ को, स प्लस अ को क्या आप फर्दर दोबारा तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते, हम नहीं तोड़ सकते। जैसे ए बी सी डी है, क्या उसको और ब्रेक डाउन कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये जो सबसे छोटा वर्ण हमारे पास, छोटी इकाई जो आ गई है, यूनिट जो आ गई है, क, ख, ग या अ, आ, ई, जिन्हें और दोबारा नहीं तोड़ा जा सकता, नहीं खंडित किया जा सकता, वो वर्ण कहलाते हैं या अक्षर कहलाते हैं। इन सभी को जहां पे एक साथ रखा जाता है, जैसे ए बी सी डी टिल जेड, वैसे ही हिंदी के अ से ह तक, ठीक है, इन सभी को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्ण के बारे में, वर्ण के भेद।
हिंदी वर्णमाला में वर्णों को भेदों में, दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन, जैसे इंग्लिश में भी हम करते हैं। जी राज जी बताइए क्या डाउट है। मैम वर्णमाला में केवल ह तक क्यों, उसके आगे के शब्दों को क्यों नहीं लिया गया है? आगे कौन सा शब्द है? मैम जैसे कि क्षत्रज्ञ। क्षत्रज्ञ, सॉरी ये भी इंक्लूडेड है, ये भी संयुक्त व्यंजन इंक्लूडेड है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जी मैं मुझसे गलती हुई, क्षत्रज्ञ श्र तक इंक्लूडेड है। ठीक है राज जी, आगे बढ़ेंगे। स्वर और व्यंजन दो भागों में हमने बांट दिया है वर्णों को, जैसे इंग्लिश में आप करते हैं वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो स्वर, स्वर की संख्या कितनी है, स्वर क्या होते हैं, स्वर को दोबारा से कितने भागों में बांटा गया है, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजनों की कितनी संख्या है, व्यंजनों को दोबारा कितने भागों में बांटा गया है, ये सब हमने आज पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर की। स्वर क्या है? स्वर वो साउंड है, वो ध्वनि है जिसे बिना किसी और वर्ण की सहायता के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के बोला जा सकता है। कहने का मतलब ये है, जब इनका उच्चारण किया जाता है तो मुंह से जो हवा बाहर निकलती है, जो वायु बाहर निकलती है, वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरोध के बाहर आती है। स्वर की परिभाषा क्या हुई? जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, वो स्वर कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? अब बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए क्या लिखा है स्वर की परिभाषा, वह ध्वनि जो बिना किसी सहायता के बोली जाए, अर्थात जिसके उच्चारण के समय मुंह से हवा बिना किसी बाधा के बाहर निकले, वो स्वर कहलाती है। जैसे आ ई, देखिए पूरा मुंह खुला है, यहां से स्वर तंत्री से लेके यहां तक कोई रुकावट, कोई रेड लाइट, कोई ब्रेक नहीं है, हवा लगातार मुंह से बाहर निकल रही है। ऊ, तो ये सभी स्वर हैं। स्वरों की कितनी संख्या है, स्वरों का क्या वर्गीकरण है, वो पढ़ेंगे। स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले वर्ण, वर्ण को 2 भागों में हमने विभाजित किया, स्वर और व्यंजन। अब हमने सबसे पहले स्वर को पकड़ा है। स्वर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व का मतलब है छोटा, मतलब छोटा मतलब उनको बोलने में लगने वाला समय कम होता है, वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। इ, उ। जब हम छोटे थे हमें टीचर सिखाती थी आ ई, तो 2 तरीके से सिखाया जाता है। कभी कभी टीचर्स के सिखाने का तरीका ये होता था, छोटा अ बड़ा अ, छोटा इ बड़ा ई, या वो उच्चारण में समय और दबाव को ध्यान में रखकर पढ़ाते हैं, आ इ ई। तो जब आप ये बोल रहे हैं उ ऊ, इससे आपको पता चल रहा है कि किस वर्ण के उच्चारण में कम समय और किस वर्ण के उच्चारण में अधिक समय लग रहा है। जी सतीश जी, एनी डाउट? सौरभ जी एनी डाउट? मैम मैम पीडीएफ मेरे दिख में रही स्क्रीन शो नहीं हो रही है, हाँ जी, मैम स्क्रीन स्क्रीन शो पर नहीं हो रही है। स्क्रीन किस पीडीएफ किस वगैरह। को शो हो रही है, प्लीज बताएंगे। मैम भी सिर्फ चैट दिख रहा है वो। अच्छा चैट दिख रहा है, मैं एक बार फिर खोलती हूँ। बताइए विजिबल है? हाँ यस मैम मैम। अभी भी। ठीक है, तो देखिए शुरू से देखिए। हमने सबसे ऊपर स्वर की परिभाषा की छोटी इकाई वर्ण की परिभाषा देखी। नंबर 2 हमने वर्ण के भेद देखे, स्वर और व्यंजन। हमने स्वर की परिभाषा पढ़ी। अब हम स्वर के भेद कर रहे हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है जी, अब क्या है ह्रस्व, क्या है दीर्घ, क्या है प्लुत,
इसके बारे में मैं यही बता रही थी। ह्रस्व में कम समय लगता है, जैसे अ, इ, उ, रि, और दीर्घ में उससे डबल टाइम लग रहा है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है। और प्लुत में 3 times मोर टाइम लगता है, 3 गुना समय लगता है, लेकिन वो हिंदी में शामिल नहीं है। जनरली संबोधन के समय इसका प्रयोग होता है। हिंदी में सिर्फ एक शब्द में इसका प्रयोग होता है, वो है ओम। सतीश जी, कोई डाउट है? आपका हैंड रेज है। सतीश जी, मैम ये डाउट? सेकंड में, मैम सेकंड वाला में एक बार और बता दें। क्या सेकंड वाला? कौन सा देखना चाह रहे हैं आप? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वो ह्रस्व हो गए। अ, इ, सिखाया था ना नर्सरी में टीचर ने, कैसे बोलते थे? अ, आ, इ, ई, उ, ऊ। यस और नो? ऐसे ही सीखा ना सभी ने। छोटी ई, बड़ी ई, ये सिखाने का तरीका गलत होता है। इ यानी छोटी ई यानी बड़ी ई, ऐसा ये सही तरीका है। ठीक है। तो छोटी ई, छोटा ऊ, अ, और ऋषि, ऋषि, ये 4 स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, स्वर के कितने भेद हैं? तो आप ऑप्ट करेंगे 3। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, ह्रस्व में कितने स्वर हैं, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो अगेन आप ऑप्ट करेंगे 4। ह्रस्व समझ के करेंगे, रटना नहीं है। ऐसे तो 3 4 रटोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिनमें कम समय लगता है और कम समय वाले हैं अ, इ, उ, रि। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सतीश जी? यस मैम, आ गया यहाँ तक। अब है दीर्घ। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। दीर्घ मतलब बड़ा, जिनके उच्चारण में बड़ा समय लगे, अधिक समय लगे, वो हो गए दीर्घ स्वर। अब वो हो गए आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। अप्रोक्सीमेट डबल टाइम लगता है ह्रस्व से दीर्घ में, उसमें 1 सेकेंड तो इसमें ऑलमोस्ट 2 सेकेंड। इनकी संख्या है 7। अगला प्रश्न, दीर्घ स्वरों की संख्या क्या है? आप लिखेंगे 7। यहां पर मेंशन्ड नहीं है उनकी संख्या, आप अपने अपने नोट्स में मेंशन करेंगे। ठीक है। जो ये हैं इनकी संख्या है 4, और जो दीर्घ हैं इनकी संख्या है 7। अगला आ जाता है प्लुत। प्लुत में लगभग 3 गुना अधिक समय, यानी और भी ज्यादा समय लगता है। हिंदी में ये नहीं प्रयोग होते हैं, संस्कृत भाषा में इनका प्रयोग होता है। हिंदी में सिर्फ एक ही शब्द है ओम, उसमें इसका प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्यंजन। व्यंजन क्या है? अभी हमने स्वर किए, वर्ण का एक भाग, अब वर्ण का दूसरा भाग व्यंजन पर हम आ गए हैं। व्यंजनों की संख्या आपको अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग मिलेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। गूगल पर भी अलग अलग जगह अलग अलग ही मिलेगी। तो ये नेक्स्ट क्लास में या जब भी जो भी ये चैप्टर रिवाइज करेगा जरूर क्वेश्चन आएगा। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले स्वरों की संख्या कितनी है? स्वर कितने हैं किसी को पता है यहाँ पर? 11। स्वरों की कुल संख्या 11 है, ये भी नोट करेंगे, जिसमें से ह्रस्व 4 है और दीर्घ 7 है। ठीक है। अब बात हम कर रहे हैं व्यंजन की। तो व्यंजनों के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी होती है। बिना स्वर की सहायता के आप व्यंजन नहीं, उनका उच्चारण नहीं कर सकते। अब आप पूछेंगे वो कैसे? मैं बोल रहा हूं क, ख, ग, लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे तो उसमें अ इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। क, ख,
ग, घ, प, म, भ, ल, र, य, जितने भी मैंने बोले अभी, कोई भी बोल लीजिए, सब में अ आपको सुनाई देगा। ठीक है, तो बिना स्वरों की सहायता के व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता। लेकिन अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो अगर जो अक्षर जिन्हें हम बोलते हैं ना, आधा, आधा क, आधा य, आधा प, आधा म, इसका एग्जैक्ट मतलब यही होता है कि उसमें अ का स्वर शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, जो बचपन में या अभी भी हम लिखते हैं, कोई शब्द लिखते हैं, उसमें व्यक्ति लिख रहे हैं तो आधा व, य, आधा क और ती लिख रहे हैं, तो आधा व मीन्स उसमें अ शामिल नहीं है। जैसे फिलहाल यहाँ पे प्लुत लिखा है आप सभी के सामने, आप देख पा रहे हैं ना, ये लिखा है प्लुत, इसमें जो ये प है ये आधा है। आधा मतलब इसमें अ की ध्वनि को शामिल नहीं किया गया है। यहां पर हम देखेंगे तो व्यंजन में व हमें आधा दिख रहा है, इसका मतलब है इसमें अ की ध्वनि को शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए बहुत से हैं, स्वर है, उच्चारण है, इसमें आपको दिखेगा, सब में दिखेगा, प्रत्येक है, सब में आधे आधे जो अक्षर हैं इनका अर्थ है इसमें अ शामिल नहीं किया गया है। परंतु अगर आप इनका इंडिविजुअली उच्चारण करना चाहेंगे तो आपको स्वर की सहायता चाहिए, चाहे आप अ लीजिए या आ लीजिए या ई लीजिए, कुछ भी लीजिए, पर बिना स्वरों की सहायता के आप व्यंजन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, व्यंजन के भेद, अभी हमने स्वर के कितने भेद किए थे, जल्दी से रिवाइज करेंगे। स्वरों के कितने भेद हैं? हाँ थ्री। जी, तीन है। 3 है, वेरी गुड। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व 4 है, दीर्घ 7 है, और प्लुत का हिंदी भाषा में प्रयोग ना के बराबर होता है। सिर्फ एक ओम ध्वनि ऐसी है जिसमें प्लुत है, लंबा टाइम लगता है। व्यंजन को अगर आप इसका वर्गीकरण करेंगे, इसके भेद जानेंगे, तो अलग अलग तरीके हैं इसके भेद करने के। देखिए ये रहे आपके सामने व्यंजनों का भेद, यानी टाइप्स ऑफ व्यंजन जानने के 4 बेसिस हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्पर्श, स्पर्श के आधार पर, स्पर्श का मतलब क्या है, टच। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण क्या होता है, बोलना, प्रोनाउंसिएशन, उसके बेसिस, उसका स्थान, वो कहाँ से वो साउंड निकल रहा है, स्वर तंत्री से लेके मुंह, यहां से हवा बाहर आई, इस बीच में इतनी जगह है हमारे पास, यहां से कहां से वो ध्वनि निकल रही है, वो एग्जैक्ट ध्वनि, उसके आधार पर, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, आप कितनी हवा बाहर निकाल रहे हैं, कम निकाल रहे हैं, ज्यादा निकाल रहे हैं, उस आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण है। स्वर तंत्री के कंपन, जो यहाँ पे हमारा वोकल कोड है, उसमें कंपन, वाइब्रेशन के बेसिस पर भी हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन अभी इसको साइड बाय साइड रिवाइज करवाते हुए ही चलूंगी, डोंट वरी। सबसे पहले स्पर्श के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं, लिखा हुआ है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श का मतलब है, स्पर्श का क्या मतलब है, छूना। हाँ जी, छूना। तो अभी स्पर्श के आधार पर व्यंजन के व्यंजनों का भेद, कौन कौन से भेद हैं इसमें, स्पर्श के आधार पर हम अलग अलग करते हैं। स्पर्शी व्यंजन है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्या यहाँ पर मैंने शेयर किया है, नहीं, नहीं किया, ठीक है अभी करती हूँ। स्पर्श के आधार पर व्यंजन के भेद, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, और स्वर तंत्री। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहां पर आवाज आनी शुरू हुई और यहां से निकली, मुंह से निकली, इसके बीच में कितने स्थान हैं वो ध्यान से देखेंगे। कंठ सबसे पीछे है, कंठ के बाद तालु है,
तालु के बाद मूर्धा है, मूर्धा, ओ यस, और मूर्धा के बाद आपके होंठ है और दांत है। होंठ है, दांत है, तालु है, मूर्धा है, कंठ है। दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ जी, यस और नो? यस मैम। तो बच्चे, जब भी कोई आपके जितने भी क ख ग घ हैं, सबसे पहले बता दूं, वो वर्णमाला शेयर करूंगी आज आपके साथ, वो एज इट इज आप सभी को याद होनी चाहिए। वो याद होगी तभी आप ये पूरा चैप्टर अच्छे से कर पाएंगे। किस किस को याद है यहाँ पर? ABCD तो अभी तक सभी को याद है। क ख ग घ स्वर और व्यंजन किसको याद है? कोई है यहाँ पे? सतीश जी, आपको याद है? याद है मैम। अरे वाह, चलिए सुनाइए। सतीश जी, क्या आप सुना पाएंगे? मैम बहुत टाइम हो गया सुना। फिर याद है, अभी ABCD बोलूंगी तो सभी को याद होगा, है ना? कोई और है जिन्हें याद है? इसको याद यस करना। मैम। हाँ जी, समिता जी सुनाइए प्लीज। ओके मैम, शुरू से क से। हाँ जी, क से ही, व्यंजन से। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तलाबी स मुदंती स दांती स ह छ त्र ज्ञ। वेरी गुड। और यर लव शत्रज्ञ श्र, सही किया, बिल्कुल सही बोला। और लास्ट में जो आपने ये स श श ह को जो आपने डिवाइड किया बहुत ही अच्छे तरीके से, ये जब अभी समझाऊंगी तो एक बार फिर सबको समझाइएगा। सबसे पहला पार्ट है स्पर्श के आधार पर। स्पर्श के आधार पर हम ऊपर पढ़ चुके हैं स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जो अभी क ख ग घ सुनाया समिता जी ने, कहाँ मिलेगा? कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, एक पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगी आज ही। तो स्पर्श का मतलब होता है टच करना। कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जब वो बाहर निकलती हैं तो हमारी जीभ जो हमारे मुंह के अंदर है, वो किसी ना किसी हमारे मुंह के भाग को छूती है, टच करती है, तभी वो साउंड जो है प्रोड्यूस होता है, वो ध्वनि हम उच्चारित कर पाते हैं। तो ऐसे व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन और फिफ्थ लाइन जो क ख ग है, वो हमारी फर्स्ट 5 लाइंस, और हर लाइन में 5 अल्फाबेट हैं। जैसे अभी बताया इन्होंने, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये 25 जो व्यंजन है ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। वाई स्पर्शी व्यंजन? क्योंकि इनके उच्चारण के समय हमारी जिह्वा, हमारी जीभ हमारे मुंह के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है। ठीक है, किसी ना किसी भाग को मतलब, अब आप बोल के ध्यान से देखिए, आप बोलिए मतलब। पहले आपने बोला म, आपके होठ हिले, आपकी जीभ बीच में आराम से बैठी है, म। फिर आपने बोला त जब आपने बोला तो आपकी जीभा ने कहाँ टच किया? बताइए। ऊपर। कहाँ ऊपर? मैम तालु। नहीं, सॉरी। जीभ के तालू बीच को में। नहीं किया, दांत को किया। आपके जो टीथ हैं उसकी बैक साइड को टच किया, दांत को। मत, फिर आपने बोला ल, ल। जब आपने बोला तो ऐसा लग रहा है आपकी जीभ टच कर रही है, लेकिन वो टच कहीं नहीं कर रही है, वो सिर्फ हल्का सा पास जा रही है। और फिर आपने बोला ब बोलते समय भी आप अगर अपने होठों को नहीं हिलाएंगे, टच आपस में नहीं चिपकाएंगे, तो आप ब नहीं बोल सकते। यस इसके मैम। बिना पॉसिबल ही नहीं है आप बोले। आप तब बोलने की कोशिश कीजिए कि आपकी जीभ आपके दांतों को ना छुए, उसके बिना तब बोलिए, नहीं बोल पाएंगे। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन एवरी टाइम हमारी जीभ हमारे मुंह के किसी ना किसी अवयव को छू रही है, चाहे वो होंठ हो, चाहे वो दांत हो, चाहे वो तालू हो, चाहे वो मूर्धा हो। तो इसीलिए ये
स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। फर्स्ट 25 वर्ण, 25 है इनकी संख्या। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, अपने अपने नोट्स में लिखेंगे। स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 है। ठीक है जी। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वो है जो स्वर और व्यंजन के बीच में है। स्वरों में हमने बोला था बिना रुकावट के हवा बाहर आएगी, और व्यंजन में कोई ना कोई रुकावट। अगर जनरल लैंग्वेज में समझें तो स्वरों में घर से लेके ऑफिस तक आने में कोई भी रेड लाइट नहीं मिली। डायरेक्ट घर से निकले, कार में ऑफिस पहुंच गए, नो रेड लाइट, हाउ लकी, वो हो गए स्वर। लेकिन व्यंजनों के उच्चारण में कहीं ना कहीं रेड लाइट मिल जाती है। किसी को घर से निकलते ही मिल जाती है, किसी को थोड़ा आगे मिल जाती है, किसी को जस्ट ऑफिस से पहले वाली रेड लाइट मिल जाती है। ठीक है, तो वो व्यंजन है। लेकिन अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन है जिसमें ना तो रेड लाइट है और ना रेड लाइट नहीं है, और बिना और स्पीड से भी आप ऑफिस नहीं जा रहे। तो वो कौन सी कंडीशन होती है, सोच के बताइए। आप स्पीड से भी नहीं चल सकते और रेड लाइट भी नहीं है, वो होते हैं स्पीड ब्रेकर्स। आते हैं ना स्पीड ब्रेकर्स, जिसमें हमें अपनी गाड़ी, अपना व्हीकल धीरे करना पड़ता है, यानी ना रुके ना चले। तो वही हालात अंतस्थ व्यंजन का है। ना ही ये स्वर है, मतलब बिना रुकावट के ध्वनि बाहर नहीं आ रही है, ना ही व्यंजन है, मतलब जीवा पूरे तरीके से किसी भाग को छू भी नहीं रही है। ये स्वर और व्यंजन के बीच में है। इनकी संख्या 4 है। ये है य, र, ल, व। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या क्या है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं, वो व्यंजन जो ना स्वर है ना व्यंजन है, अर्थात इनके उच्चारण के समय जीभा हमारे मुख के किसी एक अवयव के बहुत पास तक जाती है, लेकिन उसका स्पर्श नहीं करती। समझ में आ गई बात। वायु पूरे तरीके से अवरोधित नहीं होती, हवा पूरे तरीके से नहीं रुकती, थोड़ी सी रोक देता है। समझ में आ रही है बात। कोई डाउट है किसी को, कोई आवाज नहीं आ रही। नो मैम। समिता जी, सतीश जी, राज जी, यहां तक समझ में आ रहा है। सौरभ जी, यस मैम। वीवो यस जी, मैम। कौन है वीवो जी, अपना नाम ठीक करिए प्लीज। जी मैम, नेक्स्ट टाइम। जी ठीक है जी। अब बात करें ऊष्म व्यंजन। ऊष्मा, आप सभी हिंदी पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए ऊष्मा का क्या मतलब होता है। ऊष्मा मतलब गर्मी। अग्नि, गर्मी। अच्छा गर्मी, गर्मी। गर्मी। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय आपके मुंह में ऊष्मा उत्पन्न हो, हीट प्रोड्यूस हो, गर्मी हो जाए, वो ऊष्म व्यंजन है। गर्मी कैसे पैदा होती है, जब हम घर्षण करते हैं, मतलब जब हम रबिंग ज्यादा करते हैं, फ्रिक्शन से। तो इन उच्चारण के समय जो हवा है वो घर्षण के साथ फ्रिक्शन करती हुई बाहर निकलती है, तो ये हो जाते हैं उष्ण। इससे गर्मी पैदा होती है और इन्हें हम बोलेंगे उष्ण व्यंजन। इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या भी 4 है। ये नोट्स में लिखेंगे, उष्ण व्यंजनों की संख्या 4 है। और ये कौन कौन से हैं, ये हैं स, श, श, ह। ये 4 व्यंजन हैं। अब समिता जी, आपने जो स, श, श को जो अलग अलग तरीके से समझाया, जरा एक बार स्लो स्पीड में समझाएंगे प्लीज। मैम, तालाबी श, क्या, दांती श। दोबारा दोबारा बोलिए समिता जी। ओके मैम। एक होता है मूर्धनी श, मूर्धनी श, ठीक है जी। और मतलब फिर एक मूर्धनी श का मतलब जिसमें हमारी जीवा मूर्धा को टच कर रही है, और अभी आपको पता चलेगा मूर्धा क्या होती है। ये होता है मूर्धनी श, ठीक है। फिर और एक होता है तालाबी स, अच्छा जी, और फिर दांती श। दांती श। दांती होता है यानी दांत को टच करने वाला, तो वो होता है ये, हाँ हाँ। ठीक है।
एक आपने बोला तलावी, यानी तालू को टच करने वाला, वो होता है ये। ठीक है, देखिए नाम से ही टीचर ने बचपन में इन्हें याद करा दिया। तालव्य, दंतव्य, और ये है मूर्धन्य। मूर्धा को स्पर्श करके आवाज आई, ये तालु दांत को स्पर्श करके आवाज आई, और ये है तालु को स्पर्श करके, जब हमारी जीवा ने स्पर्श किया तो ये ध्वनि उत्पन्न हुई। समझ में आ गया सभी को? स, श, श और ह, ये 4 ध्वनियां ऐसी हैं जो ऊष्म व्यंजन कहलाती हैं। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई डाउट तो प्लीज क्लियर करेंगे। नो मैम। आगे बढ़ते हुए, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण का स्थान मतलब जहां से वो ध्वनि निकल रही है, ये आ गई आपके सामने वो पिक्चर जो अभी समिता जी हमें सिखा रही थी। तालवी, तालू को टच करने वाली, फिर उन्होंने बोला मूर्धा को छूने वाली, ये रहा मूर्धा, ये रहा तालू, ये रहा कंठ, ये रहे हमारे ओष्ठ ओठ, और ये रहे हमारे दांत। जब जब हमारी जीभ इन इन पार्ट्स को टच करती है तो अलग अलग ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे क ख ग घ की जब आप फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कौन सी ध्वनि है। कोई बता पाएगा यहाँ पे? जब हमने क ख ग घ पढ़ा तो वो कौन सी, कंठ। वो ध्वनि कहाँ से निकल रही है? हाँ जी, किसने उत्तर दिया प्लीज? कंठ मैम। कंठ, हमारे कंठ से, या हमारी वो जो, बिल्कुल आपने सही बोला, जो क वर्ग है, क वर्ग की सारी ही ध्वनियां हमारे कंठ से आ रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंठ ध्वनियां, हम इन्हें कह सकते हैं। अल्फाबेट्स की, वर्णमाला की जो पहली पंक्ति है जिसमें 5 वर्ण हैं, एम आई ऑडिबल? यस मैम। 5 वर्णों का उच्चारण कंठ से शुरू होता है, क्योंकि यहीं पर ही वायु का अवरोध हो जाता है। आप बोल कर देख सकते हैं, क ख ग घ, आप देखेंगे यहां पर ही आपका जो कंठ है वायु को अवरोध देता है, मतलब वायु को रोकता है। तो ये पांचों की पांचों जो वर्ण हैं ये कंठ कहलाते हैं। नंबर 2 पे है च वर्ग। च वर्ग यानी कौन कौन से अल्फाबेट हो गए इसमें, कौन कौन से वर्ण हो गए? च, छ, ज, झ, इया। ठीक है, तो वो सब उनका कहां से निकलता है? वहां पे अवरोध होता है तालु पे। बोल के देखिए सभी, च, छ, ज, झ, इया। एवरी बार आपकी टंग जो जीभ है वो एक ही जगह पर बार बार छू कर अवरोध उत्पन्न कर रही है। ठीक है, और वो स्थान कौन सा है? वो स्थान आपका च, छ, ज, झ, या जहां पर आपकी बार बार जीवा छू रही है उस स्थान को तालु कहते हैं। ठीक है, तो च वर्ग में जो 5 अल्फाबेट है, 5 वर्ण है, वो तालव्य है। उसके बाद हमारा आता है ट वर्ग। ट वर्ग के जो 5 वर्ण है हम बोल के देखेंगे, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण। बार बार जीवा एक ही स्थान पर छू रही है, स्पर्श कर रही है, वायु का अवरोध, वायु का अवरोध पैदा कर रही है। ये ट, जहां पर ट के 5 वर्ण जहां से उत्पन्न हो रहे हैं, जहां पर छू रहे हैं, वो है मूर्धा। उसको क्या बोलते हैं? मूर्धा। तो ये 5 वर्ण मूर्धन्य हो गए। उसके बाद क्या आ जाता है? त वर्ग। त, थ, द, ध, न। आप भी वर्ग के साथ ही करेंगे, ये लाइन चल रही है पूरी। सबसे पहले क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, उसके बाद प वर्ग। त वर्ग में 5 वर्ण जो आ गए हैं वो हैं त, थ, द, ध, न। जब आप बोलेंगे तो आप देखिए आपकी जीवा बार बार आपके दांत को छू रही है, तो ये हो गए दंत्य। ये इंग्लिश की एबीसीडी नहीं है कि बिना किसी लॉजिक के बस 26 अल्फाबेट बन गए।
हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, साइंटिफिक लैंग्वेज है। आप देखिए हर वर्ग में जो वर्ण फिक्स किए गए हैं वो उसी एक ही स्थान से उत्पन्न हो रहे हैं। तो कितना इजी है कि हमें इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ रहा, फिक्स है। क वर्ग के पांचों कंठ है, च वर्ग के पांच जो वर्ण है वो तालव्य हैं, ट वर्ग वाले मूर्धन्य हैं, त वर्ग वाले हम बोल कर देख रहे हैं त थ द ध न, दांत को टच कर रहे हैं तो ये दंत है। यहां तक समझ में आ रहा है? उसके बाद प वर्ग में 5 अल्फाबेट हैं, 5 वर्ण है, प फ ब भ म। हर बार हमारे जो ओष्ठ हैं, जो होंठ हैं, वो हवा को रोक रहे हैं, वायु में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, आपस में स्पर्श कर रहे हैं, इसीलिए ये पांचों वर्ण ओष्ठ हैं। इसके लिए आपको एक पिक्चर शेयर की जाएगी, नो नीड टू वरी। यहां तक समझ में किस किस को आया? याद करने की बात छोड़ दीजिए, समझना बताइए किस किस को समझ में आया? यस मैम। ये आपके क्या थे? स्पर्श के थे। क्या और किसी को समझ में नहीं आया? राज जी, सौरभ जी, सतीश जी, किसी को समझ में आया? साक्षी जी? यस आ मैम। गया मैम। यस मैम। ठीक। अगर बीच बीच में टीचर के मोटिवेशन के लिए उत्तर देते रहे, नहीं तो टीचर को लगता है बच्चे सो गए या बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। आगे बढ़ेंगे। यस मैम। ये आ गए। देखिए जो अभी समझा उच्चारण स्थान को देखते हुए, वो यहाँ पर सब साफ साफ लिखा हुआ है, दिख रहा है? कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। यहां तक मैंने आप सभी को समझा दिया और यहां तक हो गए 25। हर हर क्लास में 5 5 5 अल्फाबेट्स रखे गए हैं। ठीक है। अब रह गया नासिक के। नासिक के क्या होता है? नाक। नाक, जिन वर्णों का उच्चारण नाक की मदद से होता है, नाक की सहायता से होता है, वो नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। और वेरी इजी, हर लाइन का 5वां अल्फाबेट, फर्स्ट लाइन का 5th, देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन का 5th अल्फाबेट है ये। फर्स्ट लाइन का 5th अल्फाबेट, सेकेंड लाइन का यानी च वर्ग का 5th अल्फाबेट, ट वर्ग का 5th अल्फाबेट, त वर्ग का 5th अल्फाबेट और प वर्ग का 5th अल्फाबेट, लास्ट अल्फाबेट। 5 लाइनें स्टार्टिंग की और उनका बैक बेंचर बच्चा, ये नासिक के व्यंजन है। नासिक के व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय हमें नाक से हवा बाहर निकलती है। नासिक के मतलब नाक। दंतोष्ट, दंतोष्ट का मतलब क्या है? जिनके उच्चारण में दांत और ओंठ दोनों का प्रयोग होगा। दांत और लिप्स दोनों का जब यूज होगा तो वो दंतोष्ट व्यंजन कहलाएंगे। सॉरी। अगला भेद, श्वास वायु की मात्रा। श्वास वायु मतलब कितनी हवा आप बाहर छोड़ रहे हैं, उसके आधार पर भी व्यंजन के भेद हैं। पहला भेद है अल्प प्राण। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं, ऐसा नहीं आएगा उच्चारण स्थान के आधार पर, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन ऐसा आता है अल्प प्राण व्यंजन इनमें से कौन सा है, आपको 3 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। इनमें से घोष व्यंजन कौन सा है, और आपको 3 ऑप्शन दे दिए गए, 4 ऑप्शन, उनमें से आपको तालव्य बताना है, या इनमें से कौन सा नासिक के व्यंजन नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और जब आप सिर्फ 2 बार गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको इजीली सब याद हो जाएगा। अल्प मतलब थोड़ा, महा मतलब ज्यादा। अल्प प्राण जिसमें कम हवा बाहर निकलेगी, महाप्राण जिसके उच्चारण के समय अधिक वायु बाहर निकलेगी, वो हो जाएगा महाप्राण। ठीक है। अल्प प्राण कौन कौन से हैं? यहां पर लिखा गया है क, ग, इया, च, ज,
क ग ण च ज इया, फिर आगे है ट ठ ण त द न प ब म य र ल व, ये सब अल्प प्राण हैं। अरे इतने सारे अल्प प्राण हम कैसे याद करेंगे? इतने सारे अल्प प्राण को याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे याद करेंगे? इसकी एक ट्रिक याद करेंगे। अल्प प्राण की सबसे पहले नोट करेंगे कुल अल्प प्राण कितने हैं और कुल महाप्राण कितने हैं, और इनको याद कैसे करेंगे अपने अपने नोट्स में लिखेंगे। अल्प प्राण संख्या 20 है। ये संख्या बार बार क्यों लिखवा रही हूं? ये संख्या पूछ ली जाती है कि प्रश्न आ जाता है अल्प प्राण की संख्या कितनी है, महाप्राण कितने हैं और कौन कौन से हैं। जी समिता जी। मैम दंतोष्ट का उसका इसका एग्जाम्पल दे उदाहरण दीजिए। अभी जब मैं आपको वर्णमाला शेयर करूंगी तो उसका उदाहरण भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ओके। अल्प प्राण कम श्वास बाहर निकलेगी, महाप्राण अधिक वायु बाहर निकलेगी। महाप्राण 15 है, अल्प प्राण 20 है। क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। अब ये 15 और 20 क्या मुझे याद करने होंगे? नहीं। हम कैसे याद करेंगे? जो अल्प प्राण है वो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण एवरी क्लास का, यानी क क्लास का जो हमने किया है क ख ग घ, इसीलिए सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने वेरी बिगिनिंग में आपको बता दिया कि क ख ग घ तो आपको फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए। अब नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा। क फर्स्ट नंबर पे आता है, ग थर्ड नंबर पे आता है और अंग जो है वो फिफ्थ नंबर पे आता है। ठीक है। फिर जो आपकी सेकंड क्लास आ गई यानी च वर्ग आ गया, उसका भी फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ। फिर उसके बाद थर्ड क्लास का भी फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ अल्फाबेट। फिर उसके बाद पहला तीसरा पांचवा, फिर पहला तीसरा पांचवा, और फिर य र ल व, यानी ये कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन। ये सभी अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, यानी इनको बोलते टाइम कम हवा बाहर निकलती है। समझ? मैम हाँ जी। मैम इसमें तो सिर्फ 19 अल्फाबेट है ना, मतलब आपने 20 लिखवाए हैं। 19 कहाँ से एक हो गए? काउंट कीजिए दोबारा बच्चे, यर अलावा के साथ। हाँ करिए काउंट। हाँ, तीन तीन छह, तीन नौ, एक 12, एक 15, ये भी 16, शामिल 17, 18, 19। है, एक ये भी शामिल है बच्चे। हाँ मैंने गिना है मैम, ये लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6, 5 क्लासेस हैं तो 5 क्लासेस हैं तो 15 16 17 18 19 बच्चे। ड भी है ना? ये डॉट मैंने गलती से लगा दी। और नीचे भी मैम शायद एक मिसिंग है। नीचे मैम ड है उसमें। नीचे महाप्राण, महाप्राण 15 है। 15 में मैंने कौन कौन सा इसमें है? महाप्राण की बात कर रहे हैं साक्षी जी। साक्षी जी कहाँ मिसिंग बता रहे हैं? महाप्राण में बता रहे हो? अल्प प्राण में भी मैम 19 ही हैं और महाप्राण में 14 है मैम, गिने हैं मैंने। दूसरा और चौथा, और दूसरे और चौथे के साथ ऊष्म व्यंजन श श स 14 हो ह। गए। कितने हो गए? इसमें ड और ढ इंक्लूडेड होगा बच्चे। जो महाप्राण है बच्चे इसमें ढ इंक्लूडेड है। सॉरी यहाँ लिखना है ना, इसमें ढ इंक्लूडेड है उत्क्षिप्त व्यंजन, और इसमें ड इंक्लूडेड है उत्क्षिप्त व्यंजन। ओके मैम। ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? उत्क्षिप्त का मतलब होता है धकेल कर, उछाल कर बाहर फेंकना। जब आप ड और ढ बोलते हो, ढ और ढ बोलते हो, तो आप अपनी जीभ को, अपनी जीवा को उछाल कर नीचे की तरफ धक्का मारते हो। एक बार बोल के देखिए सभी। ये सारा का सारा आपके एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। आप बोल बोल कर देखेंगे, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा। उत्क्षिप्त व्यंजन एक उसमें अल्प प्राण में इंक्लूडेड है, एक महाप्राण में इंक्लूडेड है, तो इनकी संख्या 20 और 15 है। महाप्राण समझा रही थी जब अधिक वायु
बाहर आएगी तो वो हो जाएगा महाप्राण। इसमें एवरी क्लास का अल्फाबेट की जो जो वर्णमाला है उसका दूसरा और चौथा व्यंजन, दोबारा देखेंगे, च के बाद छ सेकंड नंबर पे आता है, झ फोर्थ पे, सेकंड फोर्थ सेकंड फोर्थ सेकंड फोर्थ, और उसके बाद आपके ये आ गए। ये कौन से व्यंजन है? यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन थे और यहाँ पर ऊष्म व्यंजन आ गए, ठीक है, प्लस उत्क्षिप्त व्यंजन ढ मैंने आपको बता दिया। ये हो गए टोटल 15, ठीक है। संख्या से संबंधित प्रश्न, और प्रश्न में ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि क्या ये कौन सा अल्प प्राण है या नहीं, महाप्राण है या नहीं, इसीलिए इनको ध्यान से समझते हुए। यहां तक समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। स्वर तंत्री, जो आपकी तंत्री, जहां वोकल कॉर्ड जिसे बोलते हो, वहां पे कंपन, कंपन का मतलब है वाइब्रेशन होती हैं, उसके आधार पर कितने भेद हैं? तो दो भेद हैं, एक है घोष और एक है अघोष। घोष क्या है, अघोष क्या है? अघोष वो है जिसमें केवल श्वास बाहर आता है, हवा बाहर आ रही है लेकिन वाइब्रेशंस नहीं हो रही। हमारे यहाँ स्वर तंत्री में कोई वाइब्रेशन, कंपन नहीं हो रहा, तो वो हो गया अघोष, मतलब नो। अ मीन्स नो होता है हिंदी में, जब भी अ उपसर्ग लगा दिया जाता है तो उसका मतलब है नहीं, कोई भी घोष, कोई भी कंपन नहीं है। वो कौन कौन से हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं? तो घोष जो है, सॉरी, अघोष जो है वो है फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिख रहा है सभी को। अघोष पहला दूसरा व्यंजन, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, दिख रहा है? नहीं, ये अलग हो गए। श, श, श और स, ऊष्म व्यंजन के 3 दिख गए बच्चे। इनके उच्चारण के समय कोई भी आपके कंपन नहीं हो रहा है, ये है अघोष। क्या है? अघोष। इनकी संख्या कितनी है बताएंगे? 13। कितनी है इनकी संख्या? 13। अब बात करते हैं घोष की, तो जिनके उच्चारण के समय कंपन होगा वोकल कॉर्ड में, स्वर तंत्री में, उन्हें हम घोष व्यंजन कहेंगे। और ये कौन से हैं, ये ध्यान से देखेंगे, ये है तीसरा, चौथा और पांचवा, राइट। क ख ग घ इया, च छ ज झ इया, फिर ट ठ ड ढ ण, दिख रहा है? त थ द ध न, प फ ब भ म, यानी हर क्लास का पहला और दूसरा वर्ण अघोष है, तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है? घोष है। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? उसके अलावा यस मैम। घोष व्यंजनों में उसके अलावा आ गए हैं य र ल व, य र ल व, ये 4 व्यंजन कौन से हैं? कौन बताएगा? सभी के लिए ओपन क्वेश्चन। य र ल व को हमने कौन सा व्यंजन पढ़ा था? अंतस्थ। अतस्त, अतस्त। अंतस्थ प्लस ऊष्म व्यंजन का ह, यानी ये टोटल हो गए। टोटल करके कौन बताएगा किसकी मैथ्स अच्छी है? 31। घोष वर्णों की संख्या 31, अघोष वर्णों की संख्या 13, और इनकी घोष में जो है वो तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस अंतस्थ प्लस ह, और अघोष में है पहला, दूसरा प्लस ऊष्म के पहले 3, श, श, स, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को तो बताइए प्लीज। बताइए, समिता जी पूछिए। समझ में आया मैम।
समझ में आ गया? आपका हैंड रेज है इसीलिए पूछा। ये जितना भी अभी आपको शो किया स्क्रीन पर, इसमें कहीं पर भी संख्या नहीं लिखी हुई है। संख्याएं मैंने आपको सभी की लिखवा दी हैं। घोष अघोष की लिखवाई है, अल्प प्राण महाप्राण की लिखवाई है, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, सभी की संख्याएं मैंने आपको लिखवा दी हैं। राइट? आपको ये मेमोराइज करना है, ये आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसके साथ ही एक जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है, क ख ग घ वर्णों की जो वर्णमाला है पूरी, वो आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी देखेंगे। और आई होप, ये थोड़ा लेंदी है, नेक्स्ट क्लास हमारी कल रहेगी, तो एक बार आज रिवाइज करेंगे, एक बार कल क्लास से पहले रिवाइज करके आएंगे, तो जो थोड़ा बहुत डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है? ओके मैम।